हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करेंगे ब्लॉक नंबर 2 के बारे में। कौन से नंबर? ब्लॉक 2 के बारे में। BCOS 183 का ब्लॉक नंबर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ब्लॉक नंबर 1 हम ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस का वीडियो दे दो, वन शॉट दे दो। सो मैं फटाफट से आज आपको ब्लॉक 2 पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। जितने भी इसके अंदर यूनिट्स हैं सारे के सारे करवाऊंगी, और उसके बाद आपके जो बाकी के ब्लॉक्स बच जाएंगे वो आपके मैं कोशिश करूंगी कि 2 दिन के अंदर आपको पूरे कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं ब्लॉक नंबर 2, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो ये जो यूनिट है, ये समझने से पहले आपको पहले कुछ ब्लॉक 1 को और उसकी यूनिट्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वो समझ आ गया ना तो ये डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉक 2 में हमारी कितनी यूनिट्स हैं, वो एक बार हम समझ लेते हैं। ब्लॉक 2 के अंदर यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, यूनिट नंबर 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, हम ये चारों की चारों आज ही इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको बस समझना है और सुनना है। ध्यान से समझ लोगे तो बना के आराम से लिख पाओगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी एग्जाम से पहले पहले। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आए कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन उसका एक तरीके का सिस्टम। ठीक है, तो डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, DBMS क्या होता है, DSS क्या होता है, MIS क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो, इंट्रोडक्शन में काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैं खुद के एग्जांपल्स भी बहुत सारे लेके चलूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने एग्जांपल्स लेके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाना, क्योंकि आपको बोरिंग नहीं लगता और चीजें समझ भी आ जाती है। सो बिजनेस इज वेरी एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंपनी ऑफ अ कंट्री। इट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इकोनॉमी। देखो सिंपल सी बात है, हमारे चैप्टर के नाम से हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमारे को यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन। यानी जो बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसका भी एक सिस्टम होता है। ठीक है, कि किस तरीके से चीजें मैनेज होने वाली है, कम्युनिकेट कैसे होने वाला है। सो बेसिकली अगर मैं मेन चीज़ों की बात करूँ तो आपको यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है कि बिजनेस जो होता है उसको कहीं ना कहीं हमारी जो मैनेजमेंट टीम होती है उसको मैनेज करती है। हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, डेटाबेस सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो बेसिकली इसको आप और भी अच्छे से डिटेल में भी पढ़ सकते हो। बाकी जो मेन मेन है वो सब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे कि देर आर द न्यूमरस फैक्टर दैट लीड्स टू डिजाइन ऑफ अ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण वो भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फंक्शन करता है, कौन कौन सी पॉलिसीज वगैरह है, मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, वो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे छोटे छोटे वर्ड हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे, और वही चीज हम आगे अभी इसको गो थ्रू कर रहे हैं। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड डेटा। डेटा जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, डेट्स बैक टू 1640 वेयर इट्स वाज द फर्स्ट यूज एज इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड के तौर पे फर्स्ट यूज किया गया था। इसका मीनिंग अगर हम समझे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ट्रांसफरेबल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन वाज यूज्ड इन 1946। ओरिजिन एंड यूजेस of the word data processing was first done in 1954. Nowadays it has a more abstract use in day to day life. ठीक है, तो बेसिकली इसका जो लैटिन वर्ड जो यूज किया गया है वो है, इसका प्लूरल ऑफ डेटम है। ठीक है, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है कैरिंग डिफरेंट परस्पेक्टिव है। अ डेटा इन लिटरल सेंस वुड मीन्स एनी करेक्टर वर्ड नंबर। कोई भी डेटा क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी वर्ड है, कोई भी करेक्टर है, ये सारी चीज हमारी डेटा है। इफ दिस डेटा इज नॉट पुट इन रेलिवेंट कंटेक्स्ट इट मीन्स नथिंग। ये तो आपको जाहिर सी बात पता ही है कि डेटा क्या है। डेटा हम लोग कुछ भी, किसी भी चीज की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या जैसे यहाँ पे जसप्रीत के बारे में बताया गया, उसके नंबर के बारे में फोन नंबर लिख दिया, या फिर वो कहाँ से है, मंडावली से है, न्यू दिल्ली, ये सब है। सो ये क्या है, उसकी एक इंफॉर्मेशन है। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब ऐसे लिखा हुआ कितना अजीब लग रहा है, लेकिन अगर मुझे इसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है अच्छे से तो मैं ऐसे लिख कर रही हूँ, नेम जसप्रीत है, फोन नंबर ये है, मंडावली से है, न्यू दिल्ली से है। मतलब एग्जैक्टली पता चल पा रहा है
उसकी नेम आया, फिर फोन नंबर आया, फिर वो उसका एरिया आया एंड देन उसकी सिटी आई। सो इससे हमें एक डेटा को रिप्रेजेंट करने में एक फॉर्म पता लगी, ठीक है, जो कि सही लग रही है। और यहाँ पे ऐसे लिखा है तो दिख रहा है, कॉमा लगा हुआ है, हर एक चीज है, बट यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है काफी क्लियर है और अंडरस्टेबल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको ये बताया जाता है कि जो डेटा होता है, पहले आपका डेटा प्रोसेस होता है, पहले डेटा होता है, फिर वो प्रोसेसिंग में आता है, फिर इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। जैसे कि पहले आपने डाटा इकट्ठा करा, फिर उसको प्रोसेस यानी अरेंज वगैरह करके फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसको भी चाहिए थी। आप इसमें कोई भी और एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, जैसे नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, डेटा, ये सारी चीजें। तो डेटा को आप अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी कंटेक्स्ट है, नंबर है, वर्ड है, वो सारे हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस जो है कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन हु हैज रेगुलर ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स का, सर्विसेज का, आप बदले में मनी लेते हो, ठीक है। कस्टमर की जो डिमांड है, जैसे एक दुकानदार की मैं बात करूं तो वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट के लिए तो आता है लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर का भी ध्यान रखता है, कस्टमर को भगवान मानता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं अपने आप को बदलेगा तो वो कभी भी बिजनेस से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। सो इसके अंदर वही सारी चीजें समझाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की, बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से सिस्टम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे स्कीम्स वगैरह चला देते हैं, ठीक है, ST SC की, ठीक है। और आपने कितनी सारी स्कीम लोन वगैरह की पढ़ी हैं, जिनको भी पैसे नहीं होते इतना, मतलब चाहते हैं बिजनेस करना तो उनको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, तो वो सारी चीजें। एंड द बिजनेस कैन बी कैटेगराइज डिफरेंट क्लासेस में, इसको कैटेगराइज किया गया है। एंड द ओनरशिप ऑफ बिजनेस डिफाइन, बिजनेस का जो ओनरशिप है वो डिफाइन करता है, दे आर फॉलो प्राइवेटली ओन, नॉट फॉर प्रॉफिट भी होता है, स्टेट ओन भी होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो NGOs वगैरह चला रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट है बट उनको अपना जो फंडिंग है वो प्रॉफिट में ना दिखा के NGOs में दिखानी होती है, इसलिए वो NGOs भी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अदरवाइज यहाँ पे क्लासिफिकेशन बिजनेस का बताया गया, पार्टनरशिप भी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, LLC भी होती है, कोऑपरेटिव, ये तो छोटे छोटे वर्ड है जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया, ये तो मुझे समझाने की जरूरत वैसे एज सच है नहीं, बट मैं फिर भी समझाऊंगी आप लोगों को। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एक अकेला इंसान जब बिजनेस करता है। आप ये सोचेंगे कि मैम यहाँ पे कंप्यूटर का सब्जेक्ट है फिर हमें ये सब चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है। आप ये सोचो, जब भी कोई पार्टनरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी तो एक बिजनेस है। अब जब ये सब होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये डेटा है, कहीं ना कहीं तो स्टोर किया जाएगा ना, और वो कहाँ होगा, आपके सिस्टम में, आपके PC में। तो इसीलिए सब्जेक्ट जो है इसके अंदर ये टॉपिक्स लिए जा रहे हैं। सिंपल प्रोप्राइटरशिप होता है, इट इज सिंपल टू एस्टैब्लिश, जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक अकेला पर्सन ही मैनेज करता है, खुद ही कंट्रोल करता है, जबकि पार्टनरशिप में जितने पार्टनर होंगे सबकी रजामंदी होगी, सबसे पूछा जाएगा, देन डिसीजन लिया जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत क्विक डिसीजन होता है क्योंकि एक अकेला इंसान है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। जबकि पार्टनरशिप में थोड़ा टाइम लगता है, सबका कंसेंट होना बहुत जरूरी होता है, एक अकेला पर्सन जो है वो यहाँ पे अपने आप को मालिक नहीं बना सकता। लाइबिलिटी, प्रॉफिट लॉस सब कुछ प्रोपराइटर ही झेलता है, जबकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस शेयर होता है पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट हुआ तो बटेगा, लॉस होगा तो भी बटेगा, ठीक है। तो फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। सोल प्रोपराइटरशिप के अंदर बोला गया फाइनेंसेस कैन बी रेस्ड अप अ लिमिट, जाहिर सी बात है एक अकेला इंसान कितने ही पैसे लगा लेगा, उसकी भी कोई क्षमता है। जबकि पार्टनरशिप हम लोग क्यों करते हैं, एक अकेला इंसान पार्टनरशिप में कन्वर्जन कब लेता है, जब उसको अपने फंड को बढ़ाना होता है, तो इसमें स्कोप ज्यादा मिल जाता है फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, हाई करने के लिए। सो बेसिकली हाउ कैन वी रिलेट बिजनेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि किस तरीके से जो बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक वर्ड आता है, यहीं वहीं पे आपने डेटा पढ़ा था, मैं कई बार ये वर्ड यूज कर चुकी हूँ कि जिन्होंने स्टैटिस्टिक की बुक जो है 11th क्लास में वीडियोस वगैरह मेरी देखी होंगी तो वहां पे आपको काफी सारे टॉपिक क्लियर होंगे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, बट अदरवाइज उसमें मैंने काफी डिटेलिंग में समझा रखा है आप लोगों को। तो हम लोग वहां पे सीख कर आए हैं कि हमारे को कैसे कोपई होता है, किस तरीके से डेटा वगैरह इकट्ठा होता है, ये सब। एंड यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे बिजनेस है, यहाँ पे मैं ये वाला चार्ट समझा रही हूँ आपको, ठीक है।
तो बिजनेस है, बिजनेस में आ गया जनरेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है फिर वो आगे गई, बिजनेस इंटेलिजेंस, फिर आगे गई डिसीजन मेकिंग हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। आप पहले कभी आपने सुना है कि आपने डिसीजन मेकिंग पहले ही कर ली है बहुत इफेक्टिव वे में और बाद में बिजनेस हो रहा है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। ठीक है, तो जो आपका बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं जनरेट होती है एंड देन डिसीजन मेकिंग होता है। सो यहाँ पे दिया भी गया जैसे इनपुट है, इनपुट क्या है? रिसोर्सेज इन आईटी सेक्टर, आपने आईटी सेक्टर को संसाधन दिए, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट मिला। आप इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट मिला। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन खोलना होता है तो आप पहले उसको इनपुट देते हो, देन आफ्टर वो एप्लीकेशन खुल जाता है, दैट मीन्स वो आपका आउटपुट है। फीडबैक कंट्रोल जैसे कि यहाँ पे दी भी गए हैं, टीपीएस हो गया और एमआईएस, ये आगे डिटेल में इसको कवर अप करेंगे हम लोग। यहाँ पे चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस क्या होता है? ठीक है, सो डीबीएमएस जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम डीबीएमएस भी कहते हैं, कंसिस्ट कलेक्शंस ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा। आपका जितना भी लॉजिकल रिलेटेड डेटा होता है उनको कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, एक सेट बनाना ऑपरेशंस विच आर रिक्वायर्ड असेस द डेटा, यानी कि जो भी आपका डेटा है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की संस्था ले लो, कोचिंग सेंटर्स का एग्जांपल्स ले सकते हो आप इसके अंदर, की वहां डेटा वगैरह इकट्ठा हुआ, कलेक्ट हुआ, रिप्रेजेंट हुआ, देन स्टोर। तो यहाँ पे वही सारी चीजें समझाई गई। इन्फॉर्मेशन डेटा को गैदर किया फ्रॉम वेरियस ऑपरेशन यूनिट रनिंग इन अ बिजनेस आर स्टोर इन रिस्पेक्टिवली डेटाबेस हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कुछ सम प्रीडिफाइंड एक्सपेक्ट शुड बी आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल कंपनी कोई इंस्टीट्यूट है, कॉलेज, मैंने अभी समझाया, उनके डेटा वगैरह होते हैं। इट मस्ट हैव लॉजिकल, आपका लॉजिकल डेटा होना चाहिए, उससे कुछ सेंस निकल रहा होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए पहले से एडवांस में ये डेटा क्यों कलेक्ट हुआ है, किस लिए हुआ है। एंड इनकी इंफॉर्मेशन जो है पहले से इट शुड बी डिजाइन इम्प्लीमेंटेड, स्पेसिफिक पर्पस क्या है इसका। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको वो डेटा कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीजें है ना। तो यहाँ पे एक बताया गया है जैसे कि डेटाबेस शेयरिंग क्या होता है। सो यहाँ पे आपको डेटाबेस शेयरिंग के बारे में बताया कि पहले आपका जो भी डेटा होता है, फिर रिकवरी, प्रोटेक्शन, ठीक है, मैनिपुलेशन, ये सब आता है इसके अंदर। यहाँ पे चार्ट बने, आप गो थ्रू कर सकते हो। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल होता है, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल होता है। ठीक है, इसमें नेटवर्क्स आ जाते हैं। ठीक है, हायरार्की मॉडल जो चेन वाइज चलता है, रिलेशन मॉडल हो गए। ऑब्जेक्ट में आपका एंटिटी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बताया गया जैसे कि टर्मिनोलॉजी एंड डिस्क्रिप्शन बताया गया, जैसे रिलेशन और डीबीए, ये सब बताया गया कि आपके रिलेशन है, जैसे टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन, मतलब एक नाम बताया गया है कि इसकी टर्मिनोलॉजी ये है और डिस्क्रिप्शन में इसका ये बोला जाता है। ट्यूबल में आता है ईच रो ऑफ द टेबल इज कॉल्ड ट्यूबल, ऐसे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या समझा रही हूँ। फिर आते हैं आपके डीबीएस, आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ आपको। डीबीएमएस क्या होता है? बेसिकली डेटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इजिली रिकवर कर सकते हैं अगर कोई सी की भी कंपनी के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये सिस्टम, मतलब आपका डीबीएमएस का जो डिपार्टमेंट है, तो वहां से इजिली इंफॉर्मेशन क्रैक की जा सकती है। एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली वो हम समझेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें ना क्लैरिफाई करा जाता है कि आपका यूजफुल डेटा कौन सा और अनयूजफुल कौन सा है, तो उसको डिवाइड किया जाता है, मतलब अलग अलग बांटा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? फिर आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आपका आता है बेसिकली डिजाइनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा एंड अपडेट चेंज रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना, साइबर अटैक से बचा लेना। एंड देखो साफ साफ लिखा भी है, इंश्योरिंग पीरियोडिक बैकअप्स वगैरह होते हैं इसके अंदर। रिकवरी प्रोसेस प्रोसीजर्स हो गए, इन केस ऑफ सडन फेलियर कोई आ जाता है तो रिकवरी का प्रोसेस मिल जाता है, एग्जीक्यूट कर जाता है। टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर आपको, मतलब काफी सारी फैसिलिटीज हैं इसके अंदर जो मिल जाती हैं। एंड द एफिशिएंट वर्किंग ऑन द स्टोरेज स्ट्रक्चर, है ना, ये सब आता है। बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल कमांड, है ना, ये आपको समझना है क्या होता है। जिसमें क्या होता है, आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं डेटा के, मतलब डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, बेसिकली जैसे आप एमएस एक्सेल्स में देखते हो, है ना,
वो सब आता है, यहाँ पे है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस, ठीक है। सो डीएसएस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। इस अ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जो कि एनालाइज करता है डेटा को, फिर प्रेजेंट करता है इन सच अ वे दैट यूजर कैन मेक बिजनेस डिसीजन, ताकि वो बिजनेस मैन जो है वो बिजनेस के डिसीजन इजिली ले पाए। तो नाम से समझ में आ रहा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो कहीं ना कहीं डेटा से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने जो भी आपके कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं, आप कैसे अपने डेटा को एनालाइज करोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे, है ना। तो वो अलग अलग चीजें बताते हैं। यहाँ पे एक चार्ट भी दिया गया है, डेटा को एनालाइज करना, रियल वर्ल्ड, फिर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, देन प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन आता है। कोलैबोरेशन का बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा है आजकल, ये सपोर्ट, हाथ मिला रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद आता है आपका इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या आता है, ये एक प्लानिंग सिस्टम है विच इवॉल्व फ्रॉम मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग विच एम एट प्रोवाइडिंग इंटीग्रेशन, मतलब इसका मकसद ये है इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बिटवीन कस्टमर, वेंडर एंड मैन्युफैक्चरर यूजिंग नेटवर्क। बड़े सारे जो हमने नेटवर्क्स पढ़े थे, लैन वैन इंटरनेट, ये सब इनके बीच में क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है वेंडर, कस्टमर, मैन्युफैक्चरर के बीच में। एंड बाकी गो थ्रू कर सकते हो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आप यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो, जैसे ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का डिफरेंस कर सकते हो। जैसे डिसीजन मेकिंग जो होती है इसमें बहुत प्राइमरी होती है, मतलब पहले MIS होता है, देन आफ्टर आपका ये हाईएस्ट लेवल जो होते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। ऑपरेशनल मोड में क्या होता है, रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है MIS में, जबकि DSS में क्या होता है, प्रैक्टिस, चॉइसेस एंड देन एनालाइज, उसमें एनालाइज कर सकते हैं। इसमें समरी रिपोर्ट होती है, उसमें डिसीजन एनालाइजेस होते हैं, वो सब है। फिर अगर बात करूं आपके एक और, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, ये आप समझ गए होंगे। फिर आता है आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका डेटा लीक नहीं हो सकता, सिक्योरिटीज वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। इन द टुडे एज ऑफ डिजिटलाइजेशन पीपल हैज लॉट्स ऑफ द पर्सनल डेटा ऑनलाइन, आपको ये भी पता ही है, तभी तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड दैट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ डेटा प्राइवेसी, आपको चाहिए होती है। जैसे कि बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे सिटीजन यूनिक आइडेंटिटी होती है, हेल्थ हो गए, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, फाइनेंशियल डेटा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के नंबर्स हो गए, ये एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का GDPR का काम रहता है, ठीक है। ये सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेन मेन आपको मैंने समझा दिया, आप बना के आराम से लिख सकते हो, बाकी डिफरेंस भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा यूनिट मैंने आप लोगों को करा दिया है। बाकी और अगर और डिटेल में भी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इतना तो बताऊं ताकि आप आराम से लिख पाओ। अब आते हैं अपने यूनिट नंबर 6 पे, जो कि IT सिक्योरिटी मेजर इन बिजनेस है, ठीक है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या है इसमें। तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वाई सिस्टम आर नॉट सिक्योर, हमारे जो सिस्टम है वो सिक्योर क्यों नहीं है। सिस्टम सिक्योरिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। First one is physical machine security, which is used to prevent theft of computer hardware. It is much important nowadays to prevent theft, damage, information. ये सारी पूरी जो रामायण लिखी हुई है वो मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ। देखो होता क्या है कि ये बोल रहा है कि सिस्टम क्यों सिक्योर नहीं है आज के टाइम पे। आप ये सोचो, इतने सारे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड्स को लेके हो गए, या आपके हैकर्स हो गए, या फिर आपकी ऑनलाइन कोई डेटा लीक हो रहा है, या फिर आपकी सिस्टम कोई कहीं से चोरी हो गया, डेटा लीक हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो क्यों हमारा जो सिस्टम है सिक्योर नहीं है, यही सारी रीजंस है हमारे। इसी से हमारे को टॉपिक्स बताए गए कि साइबर सिक्योरिटी है, पॉइंट्स बताए गए अलग अलग, कहाँ से हम बच सकते हैं, क्या चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सब है। बेसिकली जो हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज आना, फिजिकल पार्ट चोरी हो जाना, ये सब है, ठीक है। और हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन है, ढंग से काम नहीं कर पा रहे, या हम अपनी इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं,
तभी कहते हैं ना, जब भी कोई हमारे फोन में मैसेज आते हैं, लिंक आते हैं या व्हाट्सएप पे आते हैं, तो हमें उनको क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी एक क्लिक की वजह से हमारा सारा अकाउंट, खाता वाता सब खाली हो जाता है। तो हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है, और हैकर इस चीज पे बहुत वर्क कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका काम ही यही है कि वो सुबह से लेके रात तक कॉल्स ही करते रहते हैं, उनको डेटा कहीं से लीक हो जाता है, वो कस्टमर को फंसाते हैं किसी ना किसी वे में, और उसमें से 3-4 डेली के अगर उनको फंस भी गए तो सोचो कितनी उनकी कमाई हो रही है। सो ऐसे ही बिजनेस में ही हमारे को सिखाया जाता है कि हमें इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो हम शायद बच सकते हैं। कहीं ना कहीं सबसे पहले आता है साइबर सिक्योरिटी। ये नाम से भी क्लियर है, ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है, मतलब आपके जो आज आप ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन वे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे को नहीं शेयर करना, उससे कैसे बचना है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। साइबर क्राइम जो आजकल आप बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन फ्रॉड्स, वही मैं बता रही हूँ, ऑनलाइन अटैक्स ये सब हो रहे हैं सबसे ज्यादा। तो हम अपने डेटा को कैसे बचा के रखें, चोरी ना हो, ठीक है, कोई रिस्क ना हो। सो उन सब से हमारे को बच के रहना होता है। सबसे पहले 3 मेन प्रिंसिपल हैं साइबर सिक्योरिटी के। सबसे पहला आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है। कॉन्फिडेंस की अगर बात करूं मैं ना, कॉन्फिडेंटलिटी की अगर बात करूं मैं, तो इसके अंदर आता है आपका कि आपको अपने अननोन पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, उससे बचा के रखना है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहता है। दूसरा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या होता है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होती है, किसी से शेयर नहीं करनी है, अपने अटैक से बचना है। एंड आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है बेसिकली, ये हमें समझना है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली जो साइबर क्राइम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे, आपकी बिना रजामंदी के ही आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो चुरा ली जाती है, ठीक है, ले ली जाती है, तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट में कंसिडर किया जाता है। जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो आप कोई रॉन्ग वेबसाइट यूज करते हो, कोई गलत एप्लीकेशन लिंक का मैं एग्जांपल दे रही थी, ठीक है, तभी कहते हैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी। ठीक है, आप अपने सीवीवी पासवर्ड शेयर कर दोगे तो समझ लेना खाता बिल्कुल खाली है। मेथड क्या है टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट के, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आप कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे एंटर करते हो उस टाइम पे प्लीज मेक श्योर दैट कनेक्शन इज इनकरप्टेड। अवॉइड, तभी आप देखते हो कि ओटीपी वाली सर्विस देखो कितनी जल्दी वो हो जाती है कि किसी ने देख लिया या ऐसा कुछ हुआ तो आपको दोबारा से वो ओटीपी भेजता है ना। अवॉइड स्टोरिंग क्रेडिट कार्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वेबसाइट, आपको किसी भी वेबसाइट पे या फिर आपको कोई भी ऐसी जगह पे अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करके रखना। डू हैव एक्टिव एंड अप टू डेट, आपको अप टू डेट रखना है प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, ताकि वो भी बच सके। फेक ईमेल से बचना है, और नेवर यूज अननोन एंड अनसिक्योर सिस्टम। स्मार्टफोन, आपको कहीं ऐसा नहीं है किसी का भी फोन ले लिया, यूज कर लिया, उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी तो आपका वही काम हो जाएगा, फिर आप भूल गए ऐसा कुछ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं की सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स है। तो ये क्या होता है बेसिकली, आईटी सिक्योरिटी हैज टू रिस्पेक्ट दिस कॉन्ट्रैक्टरी रिक्वेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द, जैसे कि अभी हमने 3 वर्ड्स ऊपर समझे थे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज है, आइडेंटिफिकेशन है। सो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है आपकी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं टैकल करने का काम करता है। तो आइडेंटिफिकेशन, आप इसको रीड आउट, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन, इसमें आता है, जस्ट अ सेकेंड, यस, ऑथेंटिकेशन। इसकी अगर मैं बात करूं ऑथेंटिकेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है, is the process to check the users before they are given access the resources of the system, जैसे आपके यूजर नेम, प्रोसेस आईडी, स्मार्ट कार्ड, एनीथिंग एल्स दैट कैन यूनिक आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट टाइम ऑफ द ऑथेंटिकेशन। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इन बैंक वेबसाइट यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा इज यूज फॉर द, मतलब जब भी आप कोई बैंक का आप देखोगे, लाइक अगर आपका एसबीआई या कोई बैंक की आप वेबसाइट यूज करते हो ना, तो उसमें यूजर नेम आता है, फिर पासवर्ड भी आता है, फिर उसके बाद ना कैप्चा आता है। कैप्चा में क्या होता है कि आपको ना वहां पे वो पिक्चर्स बनी होती है, जैसे ट्रैफिक रूल्स वाली आपने देखी होंगी,
ठीक है, कि आपको वहां पे एक 6 पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, तो उसमें से आपको वहां पे क्वेश्चन देता है कि हाँ भाई इसको कलेक्ट करो, ठीक है, या आपके जो ट्रैफिक लाइट्स है या ब्रिज है उस पर करो, ठीक है, ये सब होता है। इन बैंक एटीएम पासवर्ड और पिन इज यूज फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। स्मार्ट कार्ड और बायोमेट्रिक जैसे अलग अलग तरीके बताए गए आइडेंटिटी के, ठीक है, ये सारी चीजें क्यों लगाई गई हैं, ये सब इसलिए लगाई हैं ताकि आप बच सको उन चीजों से। ऑथराइजेशन में क्या होता है बेसिकली, तो इसमें होता है बेसिकली द नेम ऑथराइजेशन इज मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय सॉफ्टवेयर कंपनी टू अलाउ लॉफुल यूजर टू सिस्टम, की आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी पर्सन तक ही जाए, किसी फेक बंदे के पास चली ना जाए, ठीक है। सर्वर टाइप्स वगैरह बताए गए हैं इसके अंदर, ये बाकी आप गो थ्रू कर सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं। 6 एसेंशियल सिक्योरिटी एक्शंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपका आता है, कहाँ गया, हाँ, फायरवॉल के बारे में बताया गया। इसमें क्या होता है, जो नेटवर्क के जो वायरसेस वगैरह से जो कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो भी आपके नेटवर्क है वो वायरस से कांटेक्ट में नहीं आ पाते, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहते हैं नेटवर्क, तो ये फायरवॉल तब यूज होता है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छे से पता ही है, नाम से भी क्लियर है, ये एंटीवायरस प्रोग्राम इज यूज टू रिमूव द वायरस, यानी कि आपके वायरस को रिमूव करने का काम करता है। आपको पहले इंडिकेशन देता है कि हाँ भाई ऐसा वायरस है, फिर आपको बताता है इस फाइल्स में है, तो आप उसको रिमूव करते हो तो आप उससे बच जाते हो। यूज कम्प्लेक्स पासवर्ड, अपने पासवर्ड्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, रख सकते हो। यूजर आईडी पासवर्ड एसेंशियल, ऐसे पासवर्ड रखने को, कई बार जब भी हम चेंज कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि किसी को कुछ लग रहा है, हमें कुछ मुसीबत टाइप लग रही है, हैकर के उसमें लग रहा है, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। वो भी तब भी वो जब चेंज करते हैं तो वो बताता है कि हाँ भाई कुछ ऐसा रखो, थोड़ा डिफरेंट हो, इजी ना हो। रेगुलर बैकअप्स लेते रहिए। एंड आपके एम्प्लॉय ट्रेनिंग, आपकी बिजनेस के अंदर आपको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देती रहनी है, ताकि ये जो इतने सारे फ्रॉड है उनसे बच सके। एंड अप्लाइंग प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज, इसमें क्या आता है बेसिकली, ये आप देख सकते हो, ये देखो, साइबर सिक्योरिटी असेस, डेटा प्रोटेक्शन, कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, ये सब, ये चार्ट, वही सारा चार्ट को एक्सप्लेन किया गया है। कंट्रोल पॉलिसी है, कंट्रोल कर सकते हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, आपको पता ही है, टू स्टेप वेरिफिकेशन जो आजकल चल रहा है, लोग करते हैं, अपने फेसबुक इंस्टा पे देखते होगे। इनक्रिप्ट योर इंटीग्रेशंस, इंटर रिएक्शंस, जिसमें आपका आता है कि कन्वर्ट प्लेन्स टेक्स्ट इनटू कोडेड फॉर्म। तो अब आता है हमारा एसएस कंट्रोल पॉलिसी। तो इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है, जो जैसे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अप्लाइंग प्रिंसिपल, आप कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज में, ठीक है। तो सबसे पहला एसएस कंट्रोल पॉलिसी, तो आप अपने थ्रेड्स वगैरह से बच सकते हो। बेटर पासवर्ड मैनेजमेंट टेक्निक यूज कर सकते हो ताकि आपके रिस्क वगैरह कम हो जाए। टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो, ये पता है आपको। एनक्रिप्ट योर इंटरेक्शंस, है ना, जिसमें क्या होता है, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को, बाहर के लोगों से बचा के रखो, ठीक है, अपने नेटवर्क्स को। सेफ गार्ड योर कीज, बैकअप योर इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन का बैकअप लेते रहो ताकि कोई दिक्कत हो जाए तो आपके पास वो चीज रहे। सिक्योरिटी सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जैसे आईटी इन्वायरमेंट है, वातावरण जो है ऑर्गेनाइजेशन का आसपास का, तो उसके अंदर जो भी आपकी डिवाइसेस है, सब्सक्रिप्शन है, सोल्यूशन है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन आपको साइड बाय साइड उन सब चीजों को भी हैकर से बचा के रखना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमें बेसिक स्टेप बताए गए रिस्क असेसमेंट के, जैसे आइडेंटिफाई कर लेगा। प्रोटेक्ट में आप प्रोटेक्ट कर सकते हो जो भी आपको आइडेंटिफाई थ्रेट्स, डिटेक्ट कर लेता है, रिस्क वगैरह से बचाता है, रिस्पॉन्ड करता है, फिर हमारा जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं उस चीज पे रिस्पॉन्ड करता है, फिर रिकवर कर लेता है। ये सारी चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताई गई है, बाकी क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे बताया गया, द टर्म डिजिटलाइजेशन यूज टू कन्वर्ट पेपर बेस्ड डेटा जो होता है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव किया जाता है, तो उसे हम डिजिटलाइजेशन कहते हैं, डिजिटलाइजेशन, राइट। एंड जिसके अंदर आपको चीजों को प्रोसेस करते हैं, अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने डेटा को ऑनलाइन वे में रख सकते हो, ये सब होते हैं। उसके लिए कोड वगैरह आता है, प्रॉपर फाइल्स होती है, सेटअप होता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है डिजिटलाइजेशन इन बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, तो सबसे पहले एआई बेस्ट एग्जांपल है, आजकल आप देख ही रहे हो, और बहुत सारी चीजों में एआई यूज होता है और हो भी रहा है इनफैक्ट।
इंसान का काम तो वैसे भी कितना कम हो रहा है। फ्लेक्सिबल वर्क हो गया, इनोवेशन टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, न्यू बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं आज के टाइम में जो हम ऑनलाइन सारे देख रहे हैं, चीजों को सेल आउट करना, कम्युनिकेट करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैप्चा कोड आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वो मैंने अभी बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को, कैप्चा कोड क्या होता है। लाइक पिक्चर्स बनी होती है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। या ये रहा। तो कैप्चा कोड में क्या था, टेक्स्ट बेस जैसे ऐसे लिखा होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि लाइक अगर आप अपने मतलब कोई भी कॉलेज की वेबसाइट यूज करते हो या फिर बैंक का करते हो, तो मतलब यूजर नेम पासवर्ड के बाद ये कैप्चा मांगता है। टेक्स्ट बेस होता है तो ऐसे ही डालना होता है तो ले लेता है। इमेज बेस जैसे मैंने अभी इमेज वाला आपको बताया था, जैसे टिक करना है, जैसे सिलेक्ट द इमेज बिलो द मैच, जो मैच कर रही है उसको टिक लगाना है, ठीक है। ऑडियो वाला भी होता है उसके अंदर। वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी वगैरह आपको पता ही है, सेट कर देते हो फोन नंबर वगैरह तो आप ओटीपी वगैरह आ जाता है। वन टाइम पासवर्ड होता है, वो डाल के आप जो है अपना इजिली बेनिफिट ले सकते हो। बेनिफिट क्या है ओटीपी के, बहुत सारे बेनिफिट हैं। यानी कि अगर ओटीपी आप देखो 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करोगे, ओटीपी आएगा तो अच्छा है ना, 10,000 से ज्यादा कोई पैसे निकलेंगे ही नहीं। या फिर अगर आपकी फैसिलिटी है ऑलरेडी कि आप कितना भी निकालो तो ओटीपी मांगेगा तो अच्छा है, पैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर कोई और पर्सन भी निकालेगा तो ओटीपी मांगेगा ही मांगेगा। सो बाकी आप इसकी समरी वगैरह गो थ्रू कर सकते हो। सो मैंने ये यूनिट भी कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7 की तरफ, जो कि इंटरनेट सर्विस एंड इवन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सो इसको भी हमने आज के आज ही खत्म करना है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन पार्ट पे, विद द डेवलपमेंट ऑफ डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं डोमेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे को प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, गेटवे है, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने संसाधन को यूज कर पा रहे हैं, ऑनलाइन अपनी स्किल को आगे इंप्रूव कर पा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कोई बैंकिंग की सर्विस है, कोई नॉलेज है वो दे रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। और अगर आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, आप मेल्स कर देते हो, ठीक है, मैसेज कर देते हो, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो। अबाउट द इंटरनेट की अगर बात करूँ तो इंटरनेट के बारे में हम काफी पिछली प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। और ईज ऑफ कम्युनिकेशन, वही वाली बात आ गई, इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ई कॉमर्स है, अगर आपको कोई भी चीज बेचनी है, खरीदनी है, सेल करनी है, आप इलेक्ट्रॉनिक वे में अपने सामान को घर बैठे बैठे बेच सकते हो। अदर सर्विसेज में होटल बुकिंग आती है आपकी, घर बैठे बैठे आप बुकिंग कर लेते हो, होटल बुक कर लेते हो। बैंक की कोई सर्विस है, काउंसलिंग की कोई सर्विस है, घर बैठे बैठे आपको मिल जाती है। हाउ द इंटरनेट फंक्शंस, इंटरनेट जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स ऑफ अकॉर्डेंस विद द कंप्यूटर कम्युनिकेट, जैसे कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है ईच अदर, प्रोटोकॉल कहलाता है। पैकेट रूटिंग नेटवर्क क्या होता है, जिसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफ डेटा सेंट अक्रॉस द इंटरनेट कॉल्ड पैकेट्स, यानी जो आपके नेटवर्क की रूटिंग हो गई, ये सारी चीजें आती हैं। डेस्टिनेशन कंप्यूटर, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, तो इंटरनेट अगर प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, सेट ऑफ रूल्स और स्पेसिफिक हाउ द रूट इंफॉर्मेशन बाय अटैचिंग एड्रेस इनटू डेटा बाय सेंटेड। जैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलना है तो सबसे पहले क्या होता है, वहां पे आपने इनपुट दिया, ठीक है, सर्वर ने उस चीज को कैच किया, देन आफ्टर वो आपकी वो एप्लीकेशन खुल गई, जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब। टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस, आपकी जो इंटरनेट की जो सर्विसेज है वो कौन कौन सी रहती हैं, तो देखो ईमेल है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट विच इज एसेंशियली फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जैसे कि कॉम्बिनेशन है किसका, टेक्स्ट पेज का, डिजिटल फोटोग्राफ्स, म्यूजिक फाइल, वीडियोस, ये सब है। वेब सर्विस क्या है, वेब सर्विसेज आपकी जितनी भी सर्विसेज जिससे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्लाइंट हो गया, सर्वर एप्लीकेशन हो गया, तो वो वेब सर्विसेज ही तो है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, आप अपनी फाइल को इंटरनेट की मदद से एक्सचेंज कर पाते हो। चैट रूम्स आपको पता है, टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो, ये सब जो है वो पर्सन के बीच में कन्वर्सेशन में काम आती है। मेलिंग लिस्ट भी पता है आपको, न्यू ग्रुप्स भी पता ही है, रेगुलर बेसिस पे जो आप मेल वगैरह करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू ग्रुप्स क्या है, इंटरनेट बेस्ड फोरम फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक्स। अब ऐसे कुछ कुछ टॉपिक हैं जो मैं ऑलरेडी पहले से बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ, बट मैं स्टिल दोबारा करा रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जो होते हैं वो बाद में कमेंट करते हैं कुछ, तो कि मैम हमें तो आपने बस ऊपर ऊपर से बता दिया। देखो मैं समरी वीडियो है ये, समरी में सिर्फ और सिर्फ आपको मेन ही बताया जाएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब वो वीडियो 10 घंटे की बनेगी वन शॉट, तो वो बच्चों के लिए काम नहीं आएगी जो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले देखते हैं। बट हाँ, जिनको डिटेल में देखनी है उनके लिए जल्द वीडियो आएंगी,
और वो काफी डिटेल में होंगी, ठीक है, उनके लिए वीडियोस अलग होंगी। तो जिनको लॉन्ग में देखनी होगी वो लॉन्ग में देख पाएंगे, और जिनको शॉर्ट में देखनी होगी वो शॉर्ट में देख पाएंगे। तो दोनों तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी उन्हें। बट अभी टाइम कम है तो मैं अभी उतना ही करा रही हूँ जितना अभी काम का है। अबाउट ईमेल एंड इट कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल की अगर बात करूँ तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स वगैरह आप लोग पता ही है ये सब है, ठीक है। वेब ब्राउजर्स भी आपको पता ही है क्या होते हैं। वेब ब्राउजर जैसे ये सफारी है, आप आईफोन यूज करते हो, सफारी का यूज करते हो, कुछ भी सर्च करना है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है, ये सब यूज करते हैं। बस इन सब के, इन्हीं के बारे में डिटेलिंग देनी है, ठीक है। ये सब है। वर्ल्ड वाइड वेब अभी बताया था आपको, और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी इसका डिस्कशन बताया। यूआरएल क्या होता है बेसिकली, तो यूआरएल जैसे आईपी एड्रेस जो है जो बनता है आपका, ठीक है। जैसे ये इग्नू का दिए रखा है यहाँ पे www.ignu.ac.in, इस तरीके से। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि डोमेन नेम, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट की, तो पहले हमें अपना डोमेन नेम लेना पड़ता है वेबसाइट बनाने से पहले। तो मैंने अपना डोमेन नेम ले लिया है, मतलब आपके अपने चैनल का, नानक एजुकेशन पॉइंट का। सो वेबसाइट भी बन गई है हम लोगों की अपनी, एंड आप लोगों के प्यार की वजह से, और एप्लीकेशन भी लाइव हो गया है। बट बहुत जल्दी उस पर कोर्स वगैरह लॉन्च हो जाएंगे, एंड वो भी बहुत मिनिमम प्राइस में। सो टारगेट है कि आप जल्दी से जल्दी वहां पे आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा, मतलब आपको वहां पे फायदा मिल जाएगा। वेबसाइट के नेम वगैरह जो भी आपका है वो सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग हमें डोमेन नेम लेना होता है, और एक बार कोई डोमेन नेम ले लेता है तो दोबारा से वो नहीं मिलता है, इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने यूनिट नंबर 8 की तरफ, जो कि बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। प्लास्टिक मनी, ई वॉलेट्स एंड ऑनलाइन पे क्या होता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, पता ही है। प्रीवियस यूनिट में हमने डिस्कस करा आईटी सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में जाना, ठीक है। तो अब हम डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे प्लास्टिक मनी में क्या आता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, प्रीपेड कार्ड, ये सब हम क्यों यूज करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि हम इतना कैश कैरी नहीं करना चाहते, इतना सरदर्दी नहीं झेलना चाहते, तो हम लोग ये सब का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आजकल तो गूगल पे है, जहां जाओ बस वो स्कैनर खोला, फट से पेमेंट हो जाती है, ठीक है। कोई बड़ी शॉपिंग करनी है, अपना कार्ड हमारे साथ होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे बहुत ज्यादा फायदे मिल जाते हैं। प्लास्टिक मनी का ओरिजिन कब हुआ था, which is used in the construction of card opposed to paper and metal currency. Plastic card market in India, जैसे स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, स्टोर कार्ड, वैल्यू कार्ड, अदर बिकॉम इंक्रीजली पॉपुलर। आप देख रहे हैं आज के टाइम पे कितना ज्यादा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अलग अलग कार्ड्स होते हैं, बिजनेसमैन के अलग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। लिमिट्स होती है उनकी अपने अपने कार्ड्स की, क्रेडिट कार्ड की। आप शॉपिंग वॉपिंग कर पाते हो, जब बाद में आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसका जो है भर देते हैं। यूजेस ऑफ प्लास्टिक मनी का क्या यूजेस है, आपको पता ही है क्या है। आपको रेस्टोरेंट होटल में पे करने के काम आता है, देखो लिखा है। आपको कोई फ्लाइट, ये मतलब ये याद करने की जरूरत है ही नहीं, मतलब आप बना के भी लिख सकते हो। मतलब प्लास्टिक मनी कहाँ कहाँ काम आता है ये लिखना है आपको। नोन आपको कोई कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप हर जगह इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हो। कोई ग्रोसरी की शॉप पे गए, कोई फ्यूल स्टेशन पे गए, कोई रेस्टोरेंट होटल, कुछ भी बुकिंग करनी है, सारे वही सारे एग्जांपल्स लिखे हैं जो आप लिख सकते हो आराम से। ई वॉलेट मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको ई वॉलेट का। ई वॉलेट में आपके जो है अपनी इन्फॉर्मेशन, पिन वगैरह, पासवर्ड सेट करके रखते हो ताकि वो एकदम से अचानक से आप ना खुल जाए, कहीं पेमेंट ना हो जाए, ठीक है। तो ई वॉलेट जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विच कैन वन कैन स्टॉक मनी, आपके अकाउंट से लिंक होता है, जहां भी आपको बिना किसी इंटरेस्ट के आप मनी को सेव कर पाते हो, ट्रांसफर कर पाते हो, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है ई वॉलेट सिस्टम का, तो अब हमें लगता है कि हम रात को पेमेंट करनी है, एटीएम जाने का मन नहीं है, तुरंत गूगल पे खोला, ये सब खोला और हमने अपनी पेमेंट कर दी। फ्लाइट टिकट परचेज करनी है, होटल बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, सब हम आजकल ऑनलाइन ये इसी से करते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, स्विगी से कुछ पेमेंट करनी है, सामान मंगाना है, तो भी हम यही सारे स्कैनर्स यूज करते हैं। ई पेमेंट सिस्टम इन कॉमर्स में क्या काम आता है, वो भी हमारे लिए यही काम आता है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग कार्ड यूज करते हैं, डिजिटल वॉलेट, हमारी मर्जी, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड, जो आप देखते ही हो, जैसे हमें किसी को पेमेंट करनी होती है, क्यूआर कोड भेजा, देन स्कैन किया, देन आपका काम हो गया। यूपीआई आपको पता ही है क्या है, आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है यूपीआई की फैसिलिटी। रियल टाइम मनी ट्रांसफर्स, डिजिटल वॉलेट्स क्या है आपके, फॉर एग्जाम्पल मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पेटीएम वॉलेट टू अनदर पेटीएम वॉलेट, या आपका किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल वॉलेट का एग्जाम्पल्स है।
पहले वॉलेट्स बहुत ज्यादा यूज होते थे, आजकल तो मेन इतना ज्यादा खास यूज हो नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर उसको आपको कैश में कन्वर्ट करना या इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता था। बैंक कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आपको पता ही है, जो हम अपने बैंक के ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पे मिल जाती है। एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का डिफरेंस एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों से। एनईएफटी क्या होता है? बेसिकली नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। और आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, इनकी लिमिट्स होती है अपनी अपनी। एनईएफटी जो होता है, इट एनेबल 1 to 1 ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड जबकि आरटीजीएस में क्या होता है, लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन इन 2 लाख, देयर इज अ नो अपर कैप आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। जबकि आईएमपीएस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजेक्शन राउंड द क्लॉक यूजिंग आईएमपीएस फंड्स कैन बी ट्रांसफर इनिशियली, आपके तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि एनईएफटी में क्या होता है, नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम होता है फंड का। आरटीजीएस की जो लिमिट बताई गई है मिनिमम 2 लाख की बताई गई है। इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट यूज मोबाइल फोन, आप अपने मोबाइल की मदद से भी कर सकते हो। और डिटेल में जानना चाहते हो तो पुरानी वीडियोस मेरी देख सकते हो, वहां पे मैंने इसको काफी सारे डिफरेंस में समझा रखा है। मोबाइल वॉलेट्स, पेमेंट, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखो, मोबाइल वॉलेट्स अभी मैंने बताया क्या होता है। मोबाइल वॉलेट प्रोवाइड पेमेंट सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, आपके फोन की मदद से, टैबलेट की मदद से, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की मदद से, ठीक है। और पेमेंट आपको पता ही है, पहले आप कैश में ज्यादा करते थे, आजकल आप कैश कैरी नहीं करते, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो यूपीआई वगैरह की मदद से। कार्ड नेटवर्क अभी आपको मैंने क्लियर करवाया। ओपन वॉलेट कौन सा होता है? दीज वॉलेट एग्जिस्ट विद द सपोर्ट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, दे अलाउ यूजर टू पे फॉर गुड्स। आपने कोई सामान खरीदा, सर्विस खरीदी, डायरेक्ट अपने वॉलेट से आपने पे कर दिया, जैसे गूगल पे हो गया, वॉलेट, आईसीआई, पेजैप, एचडीएफसी बैंक, ये सब एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो। कंज्यूमर अडॉप्शन इन मोबाइल वॉलेट, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो, इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन डिजिटल पेमेंट्स। डीमोनेटाइजेशन क्या है? बेसिकली आपका एक्ट ऑफ स्टिपिंग ऑफ करेंसी यूनिट ऑफ स्टेटस, अ लीगल टेंडर, इन अदर वर्ड्स विड्रॉल ऑफ अ पर्टिकुलर, आपकी करेंसी ने, आपकी कोई भी करेंसी है किसी भी फॉर्म में, आपने उसको विड्रॉल कर लिया। करेंसी इन सर्कुलेशन, जो कि सर्कुलेशन है, द सर्कुलेशन ऑफ 500 रुपीज 1000 फॉर एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड ट्रांजेक्शन was banned from midnight and no more a legal tender of 9 November 2016। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, टेंडर वगैरह के बारे में बताया गया। सक्सेस स्टोरी ऑफ वायलेट, देखो आज जो आप पेटीएम वगैरह यूज कर पा रहे हो, ठीक है, कभी बोलते हैं पेटीएम बंद हो जाएगा, कभी कहते हैं गूगल पे बंद हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से हम यूज कर रहे हैं ना, हमारे को फायदा मिल रहा है ना, रिस्क तो कम ही है ना, तो ये हम आज यूज कर पा रहे हैं इसको। सो पूरा का पूरा यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया है, पूरा पूरा ब्लॉक आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जितना मुझे लगता था काम का है। और मिलते हैं अब नए ब्लॉक के साथ, ब्लॉक नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।